नमस्कार, मैं हूं विवेक लॉ। सरकार के इकोनॉमिक सर्वे में इस बार इकोनॉमी की गुलाबी तस्वीर सामने आई, यानी प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर के लिए काफी मौके हैं। इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से 7.5% जताया गया है। जीडीपी बढ़ने का मतलब यह है कि नौकरियों की संख्या भी बढ़ेगी। हालांकि महंगाई के मोर्चे पर राहत आगे भी बनी रहेगी। सीपीआई इन्फ्लेशन 3.2% के आसपास ही रहेगी, लेकिन क्रूड के दाम 12% तक बढ़ सकते हैं और हो सकता है कि आपको आने वाले समय में भी पेट्रोल और डीजल के ज्यादा दाम चुकाने पड़े। इससे पहले कि हम इकोनॉमिक सर्वे का डिटेल्ड एनालिसिस करें, आपके लिए साधारण भाषा में यह समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे ये वो महत्वपूर्ण विजनरी डॉक्यूमेंट है जो बजट से पहले पेश होता है। इसमें पिछले एक साल में सरकार ने क्या क्या किया और उसका क्या असर हुआ, इसका पूरा ब्यौरा होता है। इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है कि सरकार के फैसलों का देश की अर्थव्यवस्था पर कैसा असर हुआ, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में कितना विकास हुआ, देश में कितना और किस क्षेत्र में निवेश आया। वास्तव में यह वित्त मंत्रालय की ओर से पेश की जाने वाली आधिकारिक रिपोर्ट होती है। इकोनॉमिक सर्वे में बताया जाता है कि किन किन योजनाओं को सरकार ने लागू किया और इनके क्या क्या संभावित परिणाम आने वाले हैं। इसके अलावा नीतिगत स्तर पर चुनौतियों संबंधी विस्तृत जानकारी भी इस सर्वे में होती है। इसके अलावा यह भी जानकारी होती है कि आने वाले समय में किन क्षेत्रों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इकोनॉमिक सर्वे सिफारिशों की तरह है, जिसमें दिए गए सुझावों को मानने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। इकोनॉमिक सर्वे जो भारत सरकार का आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको लाती है। ये पूरे पिछले वित्तीय वर्ष का एक लेखा जोखा होता है और साथ में अलग अलग जो क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के उसका एनालिसिस होता है। अब सवाल उठता है कि इकोनॉमिक सर्वे तैयार कौन करता है। इकोनॉमिक सर्वे एक विशेष टीम तैयार करती है। इकोनॉमिक सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और उनकी टीम की मदद से तैयार किया जाता है। इस बार मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम हैं। इस सर्वेक्षण में आर्थिक विकास का अनुमान लगाया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था के तेज या धीमे होने से जुड़े विस्तृत कारण भी बताए जाते हैं। इस बार मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने आर्थिक सर्वे वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपा और यह भी बताया कि इसे तैयार करने में महिला अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई है। अब जरा इकोनॉमिक सर्वे के इतिहास में चलते हैं। भारत में पहला इकोनॉमिक सर्वे वित्त वर्ष 1950-51 में पेश किया गया था। साल 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ ही पेश किया जाता रहा। 1964 के बाद इसको बजट से अलग कर दिया गया। पहले इकोनॉमिक सर्वे का ड्राफ्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग तैयार किया करता था। नौकरी तो खैर अल्टीमेटली किसी भी ग्रोथ प्रोसेस का अंजाम नौकरी ही होना चाहिए, मगर ये कहना कि सरकार बजट में या केवल नौकरियों के ऊपर फोकस करे, इसका कोई ज़्यादा मैं समझता हूँ महत्व तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नौकरियां तो एक कॉन्सिक्वेंस है, एक रिजल्ट है ग्रोथ का। आप पहले सेविंग्स होंगे, फिर इन्वेस्टमेंट होगा, फिर ग्रोथ होगा, फिर जॉब्स क्रिएट होंगे। तो फोकस सरकार का होना चाहिए ग्रोथ कैसे बढ़े। वैसे अगर आप खुद इस साल के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपकी स्क्रीन पर जो लिंक हम दिखा रहे हैं उसके जरिए इकोनॉमिक सर्वे की पीडीएफ फाइल आप खोल सकते हैं। डीएनए मनी रिपोर्ट। जैसे दवाइयों से पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं, ठीक ऐसे ही बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है। इस बार इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने जीडीपी से लेकर एक्सपोर्ट के तमाम आंकड़े पेश किए। सरकार ने उम्मीद जताई है कि प्राइवेट निवेश बढ़ने के साथ साथ नौकरियों की संख्या भी बढ़ेगी और अगर आने वाले दिनों में रोजगार बढ़ते हैं तो यह हम सभी के लिए राहत की बात होगी। पहली बार पिंक रंग में प्रकाशित किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसा बहुत कुछ है जो इसे पिछली बार से कुछ अलग साबित करता है। बजट से पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार लिंग समानता, महिलाओं की आजादी, क्लाइमेट चेंज,
अस्पष्टता जैसे मुद्दों को भी जगह दी गई। ये सिर्फ आर्थिक दस्तावेज न होकर एक तरह से सामाजिक दस्तावेज भी था। मोदी सरकार ने आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, जिसमें इकोनॉमी की आर्थिक सेहत की तस्वीर पेश की गई। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक साल 2018-19 में ग्रोथ रेट 7 से 7.5% के बीच रहने की उम्मीद है। इस साल जीडीपी ग्रोथ 6.75% रह सकती है। कृषि विकास दर 2.1% रहने की उम्मीद है, जबकि इंडस्ट्री ग्रोथ 4.4% रहने की संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8% रहने का अनुमान। The growth projection, which all of you have already seen, for 17-18 it's 6.75%. It's higher than the CSO's estimate, in large part because the CSO has itself acknowledged that they weren't able to fully take account of recent developments. इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 3.2% वित्तीय घाटा सरकार के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। इसे तय दायरे में ही रखा जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे से संकेत है कि सरकार का फोकस रोजगार, एजुकेशन और कृषि पर रहेगा। जिस समय हम लोगों ने इतने बड़े बड़े कदम उठाए हैं अपने सुधार के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, तो उसमें अगर फिस्कल डेफिसिट में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है कोई, तो उसको वाकई कोई परेशानी किसी को भी नहीं होगी। हमारी जो राजस्व है, हमारी जो इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है, वो कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और जो फिस्कल डेफिसिट के घाटे का जिनको डर है, उनको इस बात से मुतमैन होना चाहिए, उनको इस बात से आश्वासन मिलना चाहिए कि ये जो आने वाले साल में हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में काफ़ी बॉयंसी होगी, और जिससे कि हमारी रेवेन्यूज़ बढ़ जाएंगी और फिस्कल डेफिसिट फिर हमारा और घटने लगेगा। इंडस्ट्री भी चाहती है कि बजट में एग्री और ग्रामीण इकोनॉमी को बूस्ट मिलना चाहिए। ये जो सर्वे है मोरलेस एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी एनकरेजिंग है। एक तो उनका जो ग्रोथ एस्टिमेट है अगले साल का बिटवीन 7 to 7.5%, वो एक री-इन्फोर्स हो गया। अर्लियर IMF ने भी कहा था 7.4। सो आई थिंक 7.5% ग्रोथ अगले साल के लिए है। ये अभी एक छोटा सा कॉन्सेंसस हो रहा है। इसके साथ में अगर हम इन्फ्लेशन को जोड़ते हैं, अगर 5% की इन्फ्लेशन, तो हमारा नॉमिनल ग्रोथ रेट अबाउट 12-12.5 के आसपास हो सकता है। I think the budget focus area will be on five or six broad themes. First will be job creation. Second will be housing. Third will be infrastructure. Fourth will be SME. Fifth will be the rural sector. And sixth will be something like savings, how to encourage savings in the economy. तो ये 6 themes के आसपास मेरे हिसाब से budget will be focused. लेकिन एग्रीकल्चर इनकम और किसानों की स्थिति इस देश में वाकई एक चिंता की बात रही है। डीएनए मनी में भी हमने किसानों की आर्थिक स्थिति पर एक विश्लेषण किया था। हम लाख दावा करें कि खेती में उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश में 1/3 आबादी को खाना भी नसीब नहीं हो रहा। कहीं वेयरहाउस नहीं है तो कहीं पीडीएस सिस्टम भूखे लोगों को खाना देने में नाकाम हो गया। अब आर्थिक चैलेंजेस पर भी नजर डाल लेते हैं। क्रूड की कीमतों में तेजी चिंता की बात। FY19 में आर्थिक मैनेजमेंट मुश्किल होगा। फिस्कल डेफिसिट लक्ष्य से ज्यादा रह सकता है। इकोनॉमिक सर्वे से साफ संकेत मिलते हैं कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार का पूरा फोकस ग्रोथ पर ही रहने वाला है, यानी ज्यादा लोक लुभावन घोषणाओं की संभावना काफी कम है। रिपोर्ट डीएनए मनी। इकोनॉमिक सर्वे की जो मुख्य बातें निकल कर आई, उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि सर्वे में जीडीपी, वित्तीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट और महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन की स्थिति को लेकर क्या आंकड़े दिए गए हैं। बता रही हैं स्वाति राय। शुक्रिया विवेक। इकोनॉमिक सर्वे आए जिसे कहा जा सकता है कि बजट का ट्रेलर है, और 2019 के चुनावों से पहले सरकार का फुल बजट है, तो वाकई कुछ खास तो रहने जा रहा है। और इकोनॉमिक सर्वे में भी कुछ ऐसे खास पॉइंट्स हमें समझ में आए हैं जो कि आप सबके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो कुछ पॉइंट्स के जरिए हम आपको बहुत ही सरल अंदाज में समझाने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में आपके लिए दरअसल क्या है। तो जरा समझिए। पहले सबसे बड़ी बात इकोनॉमिक सर्वे की ये रही है कि साल 2018-19 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान
7 से 7.5% रखा गया। अब इसका मतलब अपने लिए समझिए, अच्छी जीडीपी का मतलब होगा आप ही के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे, और रोजगार बढ़ाना तो सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रहा है। दूसरी बड़ी बात इकोनॉमिक सर्वे की ये रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स बढ़े। ये फोकस की बात कही गई। मतलब ये हुआ कि टैक्स कलेक्शन बढ़ा तो इनकम टैक्स में राहत भी संभव है, और ये हर किसी की सबसे बड़ी मांग होती है, उम्मीद होती है बजट से। इकोनॉमिक सर्वे की एक और बड़ी बात यह रही कि अनुमान से बेहतर जीएसटी कलेक्शन रहा है। शुरुआत में थोड़ा धीमी रफ्तार से रहा, लेकिन बाद में सही रहा। मतलब यह हुआ जीएसटी दरों में और राहत के आसार, और हाँ, आपके लिए सामान सस्ते होंगे, ये एक बहुत बड़ी बात और राहत भरी बात सामने निकल कर आई। इकोनॉमिक सर्वे में बहुत महत्वपूर्ण बात ये समझकर निकल कर सामने आई है, ये है कि बेटी की चाहत में लोग बच्चे पैदा करते जाते हैं। अभी तक लोगों को शायद समझ नहीं आया है कि बेटा और बेटी समान होते हैं, इसलिए बेटियों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक सर्वे में बात कही गई है। इकोनॉमिक सर्वे में एक और मुख्य बात, बीते साल बचत से ज्यादा निवेश से आर्थिक विकास, जिसका मतलब यह हुआ कि निवेश बढ़ाने के लिए जो एटीसी का दायरा है वो बढ़ सकता है। मतलब आपके लिए जो सेविंग ऑप्शंस है उसमें बढ़त, तो मतलब आप और भी ज्यादा सेव कर पाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे में एक और बड़ी बात ये सामने आई कि अदालतों में टैक्स से जुड़ी ढेरों अनावश्यक अर्जियां, मतलब प्रोसीजर पर प्रोसीजर और कागजी कार्रवाई पर कागजी कार्रवाई, मतलब टैक्स ढांचे को और आसान बनाने के उपाय हो सकते हैं, और पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी इसमें आ सकती है। इकोनॉमिक सर्वे की एक बहुत बड़ी बात, अगले साल क्रूड के दाम बढ़ने का अनुमान जताया गया है। इसका मतलब ये आपके लिए हुआ, क्रूड जिसके आधार पर पेट्रोल और डीजल के दाम तय होते हैं, रसोई गैस महंगा, और घरेलू बजट पर इसका असर पड़ सकता है। तो इसके लिए सरकार टोटली जो है वो फोकस्ड है। इकोनॉमिक सर्वे की एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर एक और है कि लोकल बॉडीज के टैक्स कलेक्शन विदेशों के मुकाबले कम है, ये समझा गया है। तो टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए कुछ आसान उपाय यहां पर किए जा सकते हैं, जिसका ऐलान भी जरूर होगा। नौवीं बड़ी बात इकोनॉमिक सर्वे में आपके लिए जरूरी जाननी है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंता जताई गई, जो कि विश्व के बड़े बड़े जो न्यायाधीश हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इसके बारे में बात करते रहे। मतलब यह हुआ कि ई कार एलईडी बल्ब पर फोकस और बढ़ेगा, अपने पर्यावरण को कैसे बचाया जाए इस पर फोकस रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10वां बड़ा पॉइंट, जीएसटी आईबीसी कोड से ग्रोथ को रफ्तार मिली है। मतलब ये कि रिफॉर्म प्रक्रिया जारी रहेगी और एफडीआई के और रास्ते खुलेंगे। एफडीआई के रास्ते खुलेंगे तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो एक और हम आपको आंकड़ों के जरिए जरा समझा देते हैं कि सर्वे में जीडीपी का जो अनुमान रहा है उसका जो ये ग्राफ है किस तरीके से आगे बढ़ता गया है। साल 2014-15 में 7.5% पर जीडीपी का अनुमान, फिर साल 2015-16 पर आते आते 8% पर यह पहुंचा। 2016 से 17 हम बड़े आगे तो ये 7.1%, और फिर जब ये अब इकोनॉमिक सर्वे आया जिसमें साल 2017-18 के लिए 6.5% का अनुमान जताया गया है, और साल 2018-19 के लिए 7 से 7.5% का जीडीपी अनुमान जताया गया है। इसके अलावा एक और वित्तीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट का अनुमान क्या कहता है, 2014-15 में 4.1%, तो वहीं साल 2015 से 16 में 3.9% पर यह आ गया। 2016 और 17 पर 3.5%, और 2017 से 2018 पे 3.2% ये इसका अनुमान जताया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता के विषय फिस्कल डेफिसिट सरकार के लिए बना हुआ है। महंगाई दर की स्थिति मतलब सीपीआई उसकी क्या रही है, 2014-15 में जो है 5.9% थी, वहीं 2015-16 पर 4.9% पर आ गई। 2016-17 में 4.5% पर आई, वहीं 2017 और 18 में 3.3% का अनुमान जताया गया है। तो ये कुछ आंकड़े जो पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में, ये थोड़ा बहुत समझाने के लिए काफी है कि इस बार बजट में क्या कुछ होने जा रहा है, और सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ जरूर है, बस सरकार को थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति इस अपडेट के लिए। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे कई मामलों में अलग रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में इस बार कई ऐसे मुद्दों को शामिल किया गया है जो पहले कभी नहीं थे। आइए आपको इस सर्वे के कुछ अलग पहलुओं से रूबरू कराते हैं। Of the Economic Survey 2017-18 Volume 1 and Volume 2. Thank you. इस बार संसद में जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया तो सबकी नजर जीएसटी की इकोनॉमी पर होने वाले असर पर थी, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। ऐसे में जीएसटी के असर का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण था। Demonetization in GST, and you can see that, I mean, this is not
proof, but it's all suggestive evidence that for about 1 to 2 quarters, you can see highlighted in white how exports decelerated very sharply and imports accelerated very sharply. So that was kind of some evidence that there was an impact from the two policy actions. आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक जीएसटी को व्यापारियों का अच्छा रिस्पांस मिला है। लोगों ने आगे बढ़कर जीएसटी में खुद को रजिस्टर करवाया है ताकि वो इनपुट क्रेडिट का लाभ ले सकें। कई राज्यों में जीएसटी कलेक्शन में तेजी आ रही है और अगर इकोनॉमी के साइज को देखा जाए तो ये फायदेमंद साबित होने वाला है। वहीं अगर फॉर्मल सेक्टर की बात की जाए तो इसका बेस लगातार बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग संगठित क्षेत्र का हिस्सा बन रहे हैं। पहले ईपीएफओ और ईएसआईसी संगठित क्षेत्र की गणना का पैमाना था, लेकिन अब जीएसटी का दायरा बढ़ने और जीएसटी में दर्ज रजिस्ट्रेशन को देखा जाए तो करीब 51% लोग एक तरह से संगठित क्षेत्र में आ चुके हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार राज्यों के एक्सपोर्ट डेटा को शामिल किया गया है। इससे राज्यों की एक्सपोर्ट को लेकर नीति का पता चलता है। आर्थिक सर्वेक्षण में उन कंपनियों के बारे में विशिष्ट जानकारी मिली है जिनका एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा हिस्सा होता है। भारत में एक्सपोर्ट करने वाली शीर्ष 1% कंपनियों का कुल एक्सपोर्ट में योगदान करीब 38% है, जबकि विकसित देशों में यही आंकड़ा करीब 2 गुना होता है। यानी एक्सपोर्ट में मोनोपोली दिखाई नहीं देती है। आर्थिक सर्वेक्षण ने एक और सामाजिक पहलू का अध्ययन किया है। भारतीय समाज अब भी लड़कों को पैदा करने की प्रबल इच्छा रखता है, बजाय बेटियों के। बेटियों के जन्म के बाद भी भारतीय समाज एक बेटा चाहता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अध्ययन के मुताबिक सेविंग में पैसा लगाने की बजाय ग्रोथ के लिए निवेश करने से अर्थव्यवस्था बढ़ती है। सर्वे का कहना है कि भारत में टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हो रही है और केंद्र और राज्यों को ये अधिकार है, जहां उन्हें लगे वहां वो राहत देने पर विचार कर सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बार क्लाइमेट चेंज को शामिल किया गया है। क्लाइमेट चेंज का असर फसलों पर हो रहा है। तापमान बढ़ने का असर फसलों की उत्पादन पर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इकोनॉमिक सर्वे के बाद टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ना और एग्री पर फोकस करने के प्लान को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इकोनॉमी के लिए बूस्टर बताया है। दोपहर करीब 2 बजे जी बिजनेस के एडिटर मिहिर भट्ट से खास बातचीत में राजीव कुमार ने कहा कि वित्तीय घाटे का टारगेट टूट भी जाता है तो ये चिंता की कोई बात नहीं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ नीति आयोग के राजीव कुमार जी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जी बिजनेस पर शामिल होने के लिए। स्वागत है आपका। इकोनॉमिक सर्वे हमने देखा और उसकी जो की हाइलाइट्स हैं उसके आधार पर आपसे इनफैक्ट कुछ समय पहले जब बात हुई थी उसमें की कई बातें मुझे याद आ रही थी आज इको सर्वे पढ़ने के बाद। तो उसमें जो फार्मर्स हैं उन्हें बूस्ट देने की बात की गई है, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट देने की बात की गई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात की गई है और साथ ही जो सबसे अहम चीज़ कही गई है कि अगर इस साल में फिस्कल कंसोलिडेशन नहीं हो पाता है पूरा तो भी ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है शायद। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस बात की तायीद की है कि फिस्कल डेफिसिट अगर टारगेट नहीं होता है 2017-18 के लिए तो उसमें कोई ऐसी बहुत चिंता की वजह नहीं है। और जबकि जिस समय हम लोगों ने इतने बड़े बड़े कदम उठाए हैं अपने सुधार के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, तो उसमें अगर फिस्कल डेफिसिट में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है कोई तो उसको वाकई कोई परेशानी किसी को भी नहीं होगी। और जहाँ तक कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बात है, कृषि क्षेत्र की बात है, ये जाहिर है कि उसमें हमें अब फिर एक बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, उसको अपने फोकस में रखना है, मगर उसके लिए सोचने का तरीका बदलना होगा। हमें कृषि उत्पादन से ज़्यादा हमें किसानों की आमदनी पर जोर देना पड़ेगा और कैसे, और उसके लिए एक अलग तरह की जो है वो नीतिगत फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि उत्पादन बढ़ाना अपनी जगह पर ठीक है और उससे कई बार किसान की आमदनी नहीं बढ़ती है। तो इसलिए किसान को कैसे हम अच्छे दाम दिलवा पाएँ, कैसे उसको बाज़ार से जोड़ पाएँ, कैसे उसको कमोडिटी प्रोड्यूसर ना रखकर उसे एग्रो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर करें और एग्रो प्रोसेसिंग पे ज़्यादा जोर दें, तो उसकी मेरे ख्याल में आवश्यकता है, जो कि आर्थिक सर्वे ने, इकोनॉमिक सर्वे ने इसके बारे में जिक्र किया है। मगर जो बहुत एक अहम चीज़ इकोनॉमिक सर्वे ने कही है वो ये है कि जीएसटी के लागू होने के बाद
50% बढ़त हुई है इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स में। मतलब ये कि इतना बड़ा एक नया तबका हमारे टैक्स नेट में आया है जो कि कभी जिसने पहले टैक्स दिया ही नहीं था। और इससे मुझे ये लगता है कि आने वाले साल में और सालों में हमारी जो राजस्व है, हमारी जो इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है, वो कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और जो फिस्कल डेफिसिट के घाटे का जिनको डर है, उनको इस बात से मुतमैन होना चाहिए, उनको इस बात से आश्वासन मिलना चाहिए कि ये जो आने वाले साल में हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में काफ़ी बॉयंसी होगी और जिससे कि हमारी रेवेन्यूज़ बढ़ जाएंगी और फिस्कल डेफिसिट फिर हमारा और घटने लगेगा। बिल्कुल राजीव जी, साथ ही ये जो सर्वे है उसमें कुछ चीज़ें तो बड़ी साफ तौर पे कही गई हैं, जैसे जो भी मुद्दे हमने अब तक छुए, लेकिन एक दो चीज़ें जिस पर खुलकर बात नहीं हुई या फिर जो की हाइलाइट्स हैं उसमें वो शामिल नहीं था। एक तो कैपिटल मार्केट्स पर टैक्सेशन का मुद्दा, चाहे वो LTCG हो या फिर STCG की टाइम फ्रेम एक्सटेंड कर देना, और दूसरा सरकारी बैंक्स, इनके NPA रेजोल्यूशन और रिकैपिटलाइजेशन की प्रक्रिया, इस पर आपके विचार क्या हैं? इस पर ये जो पहला मुद्दा आपने उठाया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस का, उसके बारे में आपको मेरे ख्याल में बजट में पता लग जाएगा, और अगर है तो उसके लिए टिप्पणी करना इतना मेरे ख्याल में अप्रोप्रिएट नहीं है इस समय। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक ये सवाल आपने जो उठाया वो बैंक्स के सवाल था आपका बैंक का, उसमें देखिए अभी हाल में जो इतना बड़े अनाउंसमेंट हुए उसमें ये बात साफ है कि एक तरफ तो सरकार बिल्कुल इस बात पे दृढ़ है और उसका दृढ़ निश्चय है कि किसी भी बैंक को वो फेल नहीं होने देगी, और इसलिए जो डिपॉजिटर्स हैं उनके जो पैसे हैं, उनके डिपॉजिट्स हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। मगर दूसरी तरफ उन्होंने कहा है साफ साफ कि अब हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को छोटे और मध्यम उद्यमी जो हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ अब वहीं से आएगी और इनके पास अभी तक कोई ऐसा तरीका रहा नहीं है जिससे कि उनको सही दाम पर अपना ऋण मिल सके। और बैंकों का जहाँ तक मर्जर्स वगैरह का सवाल है, वो भी चीज़ जो है वो अब देखते हैं कि अगर इन सुधारों के बाद ये जो कार्यक्रम अभी अनाउंस किया है सरकार ने, इसके बाद जो बैंक खड़े नहीं उतरते हैं उनको मेरे ख्याल में बंद होना ही पड़ेगा या फिर मर्ज होना पड़ेगा। मगर ये वो कदम है जो कि इस सुधार की प्रणाली को ख़त्म करने के बाद ही उसके बारे में सोचा जा सकता है। बिल्कुल। साथ ही ये जो बूस्टर है, इकोनॉमिक बूस्टर जिसे हम कहते हैं, सर्वे में ये कहा भी गया है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें पिकअप जारी रहेगा, इसकी उम्मीद बनी हुई है, और साथ ही एक्सपोर्ट्स में अच्छा खासा रिवाइवल देखने को मिल सकता है। पिछली बार भी जब आपसे बात हुई थी, आपने इस मुद्दे पर बड़ा बखूबी कहा था कि एक्सपोर्ट्स को तो हमें ड्राइव करना ही पड़ेगा अगर हमें वाकई चाइना जैसे बड़े नेबर के साथ कम्पीट करना है। इसके लिए क्या पॉसिबल चीज़ें की जा सकती हैं? बिकॉज सरकारी खर्च तो अच्छा खासा हुआ है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हुआ है, लेकिन वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट केपेक्स वो उस तेजी से बढ़ा नहीं है। इट इज़ नॉट कीपिंग पेस विद द गवर्नमेंट्स इंटेंट। मगर देखिए हालत सुधरते सुधरते ही सुधरेगी। पिछले साल प्राइवेट केपेक्स जो था, जो निजी निवेश था, वो सिर्फ 4.5% उसका बढ़ा था। मतलब जो कहा जाए नॉन फूड क्रेडिट जो एक्सपेंशन था 4.5% था। नवंबर तक इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है ये 8.5 या 4% हो गया है, और जो अभी लेटेस्ट खबर आई है उसके हिसाब से करीब 11.5% हो गया है। तो अब ये बढ़त पर है और मुझे लगता है बढ़ता जाएगा। कब ये पहुंचेगा 22% ग्रोथ पर जो कि पहुंची थी 2009 में या 2010 में, वो कहना मुश्किल है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि अब से लेकर आने वाले कई महीनों में और सालों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ता ही जाएगा और उससे अर्थव्यवस्था को और गति। इकोनॉमिक सर्वे के पहलुओं को लेकर जी बिजनेस के एडिटर मिहिर भट्ट ने फिकी के प्रेसिडेंट राशेष शाह से भी बात की। इस बातचीत में राशेष शाह ने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे अनुमान के मुताबिक ही रहा है, सरकार का फोकस एक्सपोर्ट पर है। इकोनॉमिक सर्वे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ और एक खास मेहमान मौजूद हैं। फिकी प्रेसिडेंट राशेष शाह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राशेष, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आपसे बजट से पहले जब बात हुई थी तो कुछ चीज़ें तो आपने साफ कही थी कि फार्मर्स को सपोर्ट करने वाला, रूरल इनकम को सपोर्ट करने वाला, कंजम्पशन को सपोर्ट करने वाला बजट होना चाहिए। ये सब तो कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में। ऑन LTCG, STCG इट रिमेन्ड साइलेंट। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती पर इट रिमेन्ड साइलेंट।
लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिकअप होगा, ये इस सर्वे में साफ तौर पर कहा गया है। आपका की टेक अवे क्या है जो सर्वे प्रेजेंट हुआ है उससे? या आई थिंक ये जो सर्वे है मोरलेस एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी एनकरेजिंग है। एक तो उनका जो ग्रोथ एस्टिमेट है अगले साल का बिटवीन 7 to 7.5%, वो एक री इन्फोर्स हो गया। अर्लियर IMF ने भी कहा था 7.4, सो आई थिंक 7.5% ग्रोथ अगले साल के लिए है। ये अभी एक छोटा सा कॉन्सेंसस हो रहा है। इसके साथ में अगर हम इन्फ्लेशन को जोड़ते हैं, अगर 5% की इन्फ्लेशन, तो हमारा नॉमिनल ग्रोथ रेट अबाउट 12-12.5 के आसपास हो सकता है। वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 12-12.5 का नॉमिनल ग्रोथ रेट बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया के लिए। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी बात की है कि ये साल एक्सपोर्ट का ग्रोथ बहुत अच्छा हो सकता है। FY19 के लिए ग्लोबल इकोनॉमीज में अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये साल FY18 एक्सपोर्ट ने इतना अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज किया है नहीं, लेकिन आने वाले साल में वो एक्सपोर्ट भी एक अपसाइड पोटेंशियल बाकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑयल प्राइस और इकोनॉमी मैनेजमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी आने वाले साल में, क्योंकि ऑयल प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये काफ़ी बैलेंस्ड इकोनॉमिक सर्वे है, थोड़ा पॉजिटिव ओवरटोन है, बट ओवरऑल आई थिंक अच्छी बात ही है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। लेकिन अभी रसेश आप जुड़े ना, उससे पहले हमारे साथ राजीव कुमार जी मौजूद थे नीति आयोग से, और उनसे मैंने पूछा LTCG STCG पर, तो उन्होंने बड़ा ही राउंडेड जवाब दिया। ये कहा उन्होंने कि कोई भी इकोनॉमी में कोई ऐसा पॉकेट नहीं होना चाहिए जहां पे लोगों को अनाप शनाप रिटर्न बनाने की सुविधा मिले, और फिर ये जो एडजस्टमेंट बिटवीन इक्विटी एंड अदर एसेट क्लासेस होना है ऑन द STCG विंडो, वो तो है ही अपनी जगह। डू यू सस्पेक्ट LTCG STCG पर कुछ हो सकता है? बिकॉज सर्वे इज साइलेंट ऑन दैट मैटर, लेकिन ये आई थिंक ये घूम रहा है, यू नो, इन द नॉर्थ ब्लॉक, इसे लेकर चर्चा काफी हो रही है। ये क्या है, ये हर साल होता है, आपको तो मालूम होगा, हर साल एनुअल बजट में LTCG STCG पे बात होती है। मेरा तो ये मानना है कि क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्चुअल अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें कुछ 2-5 हज़ार करोड़ की बात है, लेकिन सेंटिमेंट का बहुत असर हो सकता है। और ये हमें ये जानना चाहिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल को क्यों एग्जाम किया था आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल को एग्जाम किया था क्योंकि आपने STT इम्प्लीमेंट किया था। ऑल्सो ये मानना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो क्रिएट होते हैं, ये रिटेन्ड अर्निंग्स की ग्रोथ की वजह से क्रिएट होते हैं, और जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है वो आफ्टर टैक्स होती है। कंपनी ने ऑलरेडी टैक्स पे किया है, उसके बाद जो रिटेन अर्निंग्स होती है उससे कंपनी की बुक वैल्यू इंक्रीज होती है, उससे कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज होती है, और उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है। तो ये सब मान के मेरा मानना है कि आइडियोलॉजिकली ऑल्सो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन ये हर साल बात आती है, स्पेशली जब भी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रहा हो, तभी तो ये बात आती है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर MS उन्नीकृष्णन, जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं थर्मैक्स के, और डॉक्टर अजय छिब्बर, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं फिकी के। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बहुत अहम दिन था इकोनॉमिक सर्वे का। डॉक्टर छिब्बर, इसको देखकर कुछ आपको कुछ नया दिखा? जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उसको बेशक बढ़ाया गया है, उम्मीद है कि जो ब्लो इकोनॉमी को डिमोनेटाइजेशन और GST से हुआ था वो अगले साल तक ठीक होना जाना चाहिए, और 7.5% तक ग्रोथ वापस लौट आनी चाहिए। कोई ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग अहम चीज जो दिखी आपको इस सर्वे में जो एंटिसिपेटेड नहीं थी? मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत जैसे कहते हैं ना, कैंडिड इंसाइटफुल सर्वे है, बहुत ही अच्छा सर्वे है, क्योंकि दो चीज़ों पे जज किया जाता है सर्वे को। एक तो कि कोई नई चीज़ें क्या आई हैं, पर दूसरा ये होता है कि बजट प्रिपरेशन से पहले कोई जो पिछले साल से इकोनॉमी चलती आ रही है उसका कितना साफ या इतना क्लियर एनालिसिस हुआ है कि नहीं हुआ। इस सर्वे में ये अच्छी बात है कि बिल्कुल क्लियरली बताया गया कि 4 चीज़ें हैं जिससे पिछले साल इकोनॉमी में रुकावट आई और स्लो डाउन हुआ।
इसमें से नंबर 1 डिमोनेटाइजेशन, नंबर 2 जीएसटी बहुत अच्छा रिफॉर्म है, पर उसकी जो टीदिंग प्रॉब्लम्स, जो शुरुआत में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसके कारण जो स्लो डाउन हुआ। तीसरा जो अभी ट्विन बैलेंस शीट का जो प्रॉब्लम है वो अभी भी चलता आ रहा है। अब रिकैपिटलाइजेशन तो अब शुरू होगी, उसका हाल हम देखेंगे अगले साल, पर अभी तक तो वो प्रॉब्लम है। पर चौथा जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ये जो हाई इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की, और उसके कारण जो इफेक्ट एक्सचेंज रेट पे भी हुआ, क्योंकि कैपिटल इनफ्लो काफ़ी आया इंडिया में, उससे एक्सचेंज रेट रुपया ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, इससे इंपोर्ट्स ज़्यादा आए, एक्सपोर्ट्स में इफेक्ट थोड़ा बहुत हुआ। ये सब चीज़ें जो एनालिसिस किया है इस सर्वे ने, ये बहुत अच्छी तरह किया है, क्योंकि बिना इस एनालिसिस के आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अगर आप ये एक्नॉलेज नहीं करें कि ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेरा ख्याल अगले साल, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी भी प्रोजेक्टेड है ज़्यादा तगड़ी रहेगी, ये जो 2 फैक्टर्स थे इसमें से एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर मतलब डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, इसकी प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी अगले साल। और देखते हैं अभी रिकैपिटलाइजेशन कैसा चलता है, उसके कारण भी कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स आ सकते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी दिखाया कि जहां भी एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सपोर्ट मिली टेक्सटाइल में, उसमें एटलीस्ट अपैरल एक्सपोर्ट्स में काफ़ी बढ़ावत आ गई है। तो इसलिए अगर न्यू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कॉमर्स मिनिस्ट्री अनाउंस करती है इस ग्लोबल इकोनॉमी का फ़ायदा लेने के लिए, उससे भी पॉजिटिव आ सकती है। बट रिकवरी होगी, पर इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की फुल रिकवरी में अभी टाइम लगेगा। जी, इनफैक्ट यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था मिस्टर उन्नीकृष्णन। जो सबसे बड़ा जो एक इशू रहा है अब पिछले 4, 5, 6 सालों से, वो ये रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है, जैसे डॉक्टर छिब्बर ने भी कहा, ये एक जो है मेन एक क्रिटिकल रीजन ही हो गया है स्लो डाउन का, जॉब ग्रोथ का। कई चीजें इससे लिंक्ड हैं जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट साइकिल है, और वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रही रिवाइवल के मोड पर। वहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि अब जैसे कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वहां तो थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई है रिवाइवल की, ऐसा नहीं कहेंगे रिवाइवल हो गया है, लेकिन शुरुआत हो गई है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है, जिसको अगर सिंपल भाषा में बताएं तो जब हमारे जो कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट हैं, जब जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उससे जॉब्स क्रिएट होते हैं, ग्रोथ होती है। वहां पर क्या स्थिति है आपके मुताबिक? विवेक, कोई भी कंपनी नौकरी पैदा करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, डिमांड का निभाने के लिए, ओनली टू टेक केयर ऑफ द डिमांड दे विल बी इन्वेस्टिंग। सो जो कैपेसिटी आज का दिन में हिंदुस्तान में मौजूद है, वो जब तक के लिए इस्तेमाल कर नहीं पाएगा, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगा। पर पिछले 8-9 महीने से जो तरीके से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का बढ़ावा हुआ है, जैसे कि अभी का रिपोर्टर्स अप्रॉक्सीमेटली 70+ पहुंच गया है अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कुछ सेक्टरों में। तो मेरा यही उम्मीद है कि अगले साल में कुछ सेक्टरों में आपको जरूर नजर आएगा कि इन्वेस्टमेंट साइकिल इज रीस्टार्टिंग, एक्सपेक्टिंग दैट एंटायर इंडियन इंडस्ट्री इज गोइंग टू हैव अ कैपेसिटी एडिशन and done, and the investment cycle is going to catch back in 1 year. I'll agree with Dr. Chibber that it's not going to happen overnight. However, I am already seeing some green shoots, especially in areas where there is no policy constraint, जैसे कि food processing, textiles, alcohol, beverages, automobile, white goods. In all these areas, we have seen the last 1 year substantial capacity addition getting announced. उसके आगे अभी सीमेंट भी ऐसा हो गया कि मेरा ख्याल से अगले साल में कम से कम 2 या 3 नया प्रोजेक्ट अनाउंस होने वाला है। स्टील का सेक्टर में आगे का बढ़ावा देखे स्पॉन्ज एंड इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट साइकिल चालू हो गया,
तो मतलब ब्रेकआउट इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज, बट विल इट बी लीडिंग टू a situation that is very similar to that prevailed in, say, 2004, 5, 6? Vivek, I think we'll have to wait for maybe a little longer period of time. But overall, if you really ask me, ground level, there are no more negatives visible in the country. I am looking forward to something better, almost in conjunction with what they have declared about not 7. I would believe it should be closer to 7.5% GDP growth for the next year. जी डॉक्टर छिबर, एक जो चिंता का विषय है और काफ़ी चिंता का विषय है वो है क्रूड तेल, क्योंकि जैसे हमने देखा कि पहले इस सरकार को एक बहुत डिविडेंड सा मिला क्योंकि तेल के ग्लोबल प्राइसेस काफ़ी कम आ गए थे, अब फिर बढ़ रहे हैं। और सरकार ने हालांकि काफ़ी हद तक, क्योंकि टैक्स को फिर भी ऊपर रखा, जो इस पे हम जो लोकल टैक्स लगाते हैं, तो इससे काफ़ी अपना जो खर्चा एक्सपेंडिचर है वो फंड कर पाए। तो दो सवाल आपके लिए, क्या आप मानते हैं कि क्रूड एक चिंता का विषय रह सकता है इस अगले साल में? और दूसरी बात, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो कंसर्न का इशू है। हालांकि सर्वे कहीं ये इंडिकेट नहीं करता कि फिस्कल डेफिसिट को ब्रीच करेगी ये सरकार, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स हैं कहते हैं हमको इस वक्त एक्सपेंड करना है, खर्चा करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ हद तक हमने उसको ब्रीच भी कर दिया। लेकिन बाकी एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो एक बहुत गलत सिग्नल जाएगा और जो अभी हमको रेटिंग अपग्रेड मिली है वो भी क्वेश्चन मार्क पे आ जाएगी। तो इन दो मुद्दों पर आपकी क्या राय? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो पिछले 2-3 साल से जो कहते हैं ना टर्म्स ऑफ ट्रेड विंडफॉल, हमको एक ऑयल प्राइस का विंडफॉल आया और उससे इकोनॉमी को बहुत मदद मिली। अब हमारी इकोनॉमी स्लो हो गई अपने कारण, वो तो है। अब अगले साल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज करेंगी, ग्लोबल डिमांड इंक्रीज हो रही है। कहाँ तक क्रूड प्राइस जाएगी, $70 बैरल से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, ये तो प्रोजेक्शन से ही कह सकते हैं। पर मेरा तो ख्याल है ऊपर तो जरूर जाएगी ऑयल प्राइस, पर इतनी भी ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि काफ़ी एक्सेस कैपेसिटी है दुनिया में, जिससे नया क्रूड जल्दी से आ सकता है मार्केट में। फिर भी हमें प्राइस इंक्रीज तो देखनी पड़ेगी। अब इसका इफेक्ट तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होगा, इसका इफेक्ट इन्फ्लेशन पे होगा, इसका इफेक्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू पे भी हो सकता है। जिस तरह से वो डिसीजंस लेंगे, कितना पास थ्रू है, कितना अब्जॉर्ब करेंगे, पर इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट इकोनॉमी में किसी न किसी तरह तो जरूर होगा इसका। अब इसलिए बेनिफिट तो आएगा हमको ग्लोबल इकोनॉमी की फास्टर ग्रोथ का, उससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है अगर हम राइट पॉलिसीज लेंगे, एक्सचेंज रेट भी ठीक रखेंगे। पर ये ऑयल प्राइस इफेक्ट तो हमको एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा और उससे थोड़ा इफेक्ट तो इकोनॉमी पे जरूर होगा। जहां तक फिस्कल डेफिसिट का इशू है, एक तो ये हमको याद रखना है कि जो हमारी जो कहते हैं ना डेट डायनामिक्स, फिस्कल डेट डायनामिक्स, उसमें सिर्फ सेंट्रल फिस्कल डेफिसिट नहीं देखना होता है, सिर्फ स्टेट्स का भी फिस्कल डेफिसिट उसमें आ जाता है और स्टेट्स में डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, उसका भी ध्यान देखना होगा। मेरा तो ख्याल है अगर तो जीएसटी रेवेन्यू कम आया तो अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है कि जीएसटी रेवेन्यू अब बढ़ने शुरू हो गए हैं, पर अगर जीएसटी रेवेन्यू ओवरऑल कम आया तो गवर्नमेंट को काफ़ी मुश्किल होगी 3.2 का टारगेट मीट करने में। बट मेरा तो फीलिंग है कि एज क्लोज एज पॉसिबल, मतलब जितना कम उससे आगे जा सके वो कोशिश करनी पड़ेगी फाइनेंस मिनिस्टर को। ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्टर को ये पूरे नंबर्स तो मार्च के एंड के बाद ही आएंगे, तो
अगर ब्रीच भी होगा फिस्कल डेफिसिट जितना कम रख सकते हैं उतना रखना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट आ गया, कंबाइंड उसके कॉम्बिनेशन में स्टेट लेवल का फिस्कल डेफिसिट भी काफ़ी ज़्यादा आ गए, तो फिर मार्केट्स में कंसर्न आ सकती है और रेटिंग एजेंसीज में भी कंसर्न आ सकती है। तो अगर ब्रीच भी होगा थोड़ा तो ठीक है, पर ज़्यादा ब्रीच नहीं करना चाहिए जी। अगले साल भी मेरा ख्याल डिसइन्वेस्टमेंट, इस साल भी डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट अच्छा मीट हुआ। इनफैक्ट मेरा ख्याल से डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट इस साल जो टारगेट से आगे निकल जाएगा थोड़ा सा। तो अगले साल इस ज़्यादा एग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट और ये जो जीएसटी का टैक्स बोयेंसी आ रहा है, जीएसटी रिटर्न नेक्स्ट ईयर ज़्यादा होगा, और जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने समझाया उसका इफेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस में भी होगा। तो टोटल जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बोयेंसी अगले साल काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर जीडीपी 12.5% नॉमिनल टर्म्स में आ गया, उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि इस साल ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आपकी जीडीपी नॉमिनली जो टारगेट था उससे कम आएगी तो 3.2% उसका जो टारगेट था डेफिसिट वो भी कम हो जाएगा ना। तो उस कारण से भी आपका फिस्कल डेफिसिट थोड़ा ब्रीच हो सकता है जी। पर अगर ज़्यादा ना हो तो फिर अब्जॉर्ब हो जाएगा। यही ठीक है। मिस्टर उन्नी कृष्णन, एक क्विक सवाल आपसे। जीएसटी, जैसे डॉक्टर छिब्बर ने भी कहा और हम सब जानते हैं कि शुरू में काफ़ी टीदिंग इश्यूज थे इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। ये बड़ा रिफॉर्म है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। पिछले 10-12 साल से देश चाहता था कि जीएसटी आए, लेकिन आज क्या स्थिति है? क्योंकि काफ़ी चेंजेस किए गए हैं उसमें। सरकार का ये मानना है कि जो फीडबैक जहां आया है, जहां प्रॉब्लम है, हमने कोशिश की है उसको सुधारने की। आपके भी वेंडर्स हैं, आप ऑन ग्राउंड भी रहते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या लगता है कि जीएसटी के जो टीदिंग इश्यूज, जो इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज थे, टैक्स फाइलिंग के इश्यूज थे, ये सब अब लेकर सारी जो कंफ्यूजन है समाप्त हो गई है कि अभी भी कुछ दिक्कतें हैं वहां पर? अगर 100% का तकलीफ था, 50 कम हो गया और 50 बाकी रह गया। मेनली related to GST and registration of the small scale industry, a lot of that is already resolved. However, input tax credit, which is a monthly filing needed, the country has not reached anywhere near to that. मेरे ख्याल से विवेक ये कम से कम 3 या 4 क्वार्टर तक लेने वाला है एकदम स्मूथ चलने के लिए। पर उसके बारे में कुछ चिंता का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तरीके से अभी बताया गया कि 12% रुपी वैल्यू में अगर इकोनॉमी का बढ़ापा होगा तो जीएसटी कलेक्शन मेरा ख्याल से 15 से लेके 20% बढ़ने वाला है। तो सरकार के हाथ में अगले साल में बहुत ज्यादा इनकम आ जाएगा। और जो पहले जो बात चल रहा था छिब्बर साहब और आपके चल रहे थे कि अपना फिस्कल डेफिसिट का ब्रीच होगा, मेरा ख्याल से ज्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर बेटर इन द नेक्स्ट ईयर। हाउएवर, you will certainly have the problems continuing in terms of adjustment. Second item is the rates which are getting uniform at this point of time. We started with 4. Most of that has come down to 2. In my opinion, next year we may have to come closer to a single rate, and year after that FY20, India should be able to move into a uniform GST rate. That's expected from the market also. जी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज एक अहम दिन है और उसमें आपने आके अपनी पर्सपेक्टिव हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बैनर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर बैनर्जी आने के लिए। सबसे पहला सवाल, आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी सर्वे को लेकर?
आई थिंक इट्स जो हमने आज इकोनॉमिक सर्वे देखे हैं वो काफ़ी एक प्रैक्टिकल इकोनॉमिक सर्वे है, और वो जो हमारे जो सर्वे मुताबिक हमारे जो फीडबैक जो इंडस्ट्री से आते हैं, हमारे मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो आते हैं, उसका साथ काफ़ी मिलता है, उसका साथ काफ़ी सिंक्रोनाइज और उसका साथ काफ़ी मिलजुल काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हम देख रहे हैं। और दूसरा जो हम कमेंट कर चाहूँगा कि उनका इकोनॉमिक सर्वे में जो फाइंडिंग्स है वो एक ट्रेंड बता रहे हैं कि जो हमारे रिफॉर्म्स हमने जो कुछ साल से हमने किए हैं, हमने जो देखे हैं हो रहा है, उसका एक स्ट्रॉन्ग आउटकम अब हम ग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं। जो ग्रोथ हमने ये साल में आ रहा है या नेक्स्ट साल के लिए जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, वो एक ये जो रिफॉर्म्स इसको आगे लेते कंटिन्यू करना चाहिए। सो मैं थोड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सर्वे देख रहा हूँ। मिस्टर बैनर्जी, फिस्कल डेफिसिट को लेकर काफी कंसर्न्स हैं, क्या सरकार आपके मुताबिक इसको मैनेज कर पाएगी? मैं बिलीव करूंगा कि ये हम पूरा कर पाएंगे, और गवर्नमेंट का पूरा उम्मीद रहेगा कि इसको हम इसका काफ़ी स्ट्रेच्ड, ये एक बैलेंस है, ये बैलेंसिंग एक्ट है, और हम मेरा मुताबिक गवर्नमेंट विल हैव टू सी हाउ इट कैन बैलेंस इट. While it's very, very important to be on the track of fiscal, fiscal prudence, और आज और जो आप देख रहे हैं कि सारे दुनिया से भारत ने कैपिटल जो अट्रैक्ट करने का क्षमता रखता है वो बाकी देश से काफ़ी ज़्यादा है आज, और बिकॉज हमारे ये जो फिस्कल आपने मैनेजमेंट बोला, फिस्कल प्रूडेंस का बात जब हम करते हैं, सो इसको हम एक देखते हैं, ये हमारे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम चाहते हैं कि हम हमारे जो टारगेट्स जो रखे हैं हम उसको आगे उसको हम माइंड पे रखते हुए हम आगे जा सकें. जो चैलेंजेस होता है कभी कभी ब्रेक करने का, क्योंकि बिकॉज ऑफ वी नीड टू दैट ग्रोथ टू कम इन, but I think that is something which will be always under consideration, but I do not see that we will not be able to keep to the fact of consolidation for this year. मिस्टर बैनर्जी, इकोनॉमिक सर्वे से एक बात जो निकल कर आई है वो ये है कि प्राइवेट निवेश के लिए इस वक्त माहौल अच्छा है और ये पिकअप भी हो रही है, इससे आप कितने सहमत हैं? हमने जो हमारे जो डिस्कशंस हो रहे हैं काफ़ी सेक्टर्स के साथ, सारे सेक्टर्स का साथ, सेक्टर बाय सेक्टर, हम देख रहे हैं कि एक नंबर वन जो एडिशन जो करना है हमारा इन्वेस्टमेंट, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन धीरे धीरे ऊपर जाते हुए हमको लास्ट कुछ महीनों से नज़र आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स वो 75 से ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज कर रहे हैं, और ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होने के मुताबिक नई इन्वेस्टमेंट का बात अभी बोर्ड्स में है, और डिफरेंट सेक्टर्स हमने बात किए हैं, जो हमारे जो फीडबैक आता है कि न्यू इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आगे जाते हुए ये जो नए साल में अप्रैल ऑनवर्ड्स वी विल सी मोर एंड मोर फ्रेश प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन, और इसको आगे रखते इसको जो प्रोपेल किया है ये हमारे जो पब्लिक स्पेंडिंग जो 2 साल से 3 साल से हम देख रहे हैं लगातार जो एक फोकस था उसको हमको अब कंटिन्यू करना चाहिए था, और इसी का ऊपर हम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को आगे जाते हुए देखेंगे. The business outlook is extremely strong, and the growth जो फोरकास्ट हमने किए हैं देखे हैं इस इकोनॉमिक सर्वे में जो दिखाई दे रहे हैं उसको हम फुलफिल कर पाएंगे. इसका आउटलुक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इसका जो everybody feels that we will be able to achieve the targets of growth or the forecast of growth which has been outlaid in the economic survey. मेरा आखिरी सवाल आपसे मिस्टर बैनर्जी कि भारत में नौकरी जो है, जॉब्स एक बड़ा मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जॉब मार्केट में और सुधार होगा?
सो यू नो अब ये एक जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोकस हम आगे जाते हुए देखेंगे इज गोइंग टू बी ऑन एम्प्लॉयमेंट and we need to have say for instance employment number one if we see more growth, if we are able to expand and if we are able to achieve higher growth, obviously there will be more economic activity और उसका दरियान definitely we will have more employment. But जो सरकार ने जो किए हैं, जो ये fixed term employment का बात किए हैं, that is going to be a big incentive again. Number two, which is also going to be very very critical, is to see how we are able to really look at नए जो इंडस्ट्रीज अभी आएंगे हमारे सामने, उसके लिए काफ़ी न्यू सर्विसेज भी आएंगे. यहाँ से एम्प्लॉयमेंट हमारा जनरेट होगा. सिर्फ नेक्स्ट 6 मंथ्स नहीं, नेक्स्ट 1 साल नहीं, आगे जाते हुए सालों का बाद साल वहाँ से हमारा एम्प्लॉयमेंट आएंगे. तो इसके लिए हमको प्रिपेयर्डनेस, जो स्किलिंग जो आज हो रहा है, दैट विल ऑल्सो गिव अ रिजल्ट टू the different type of jobs that will come up with those jobs which were not there earlier, the new type of jobs that will come up. But yes, private sector investments along with the public spending is going to be the key to see that more that employment numbers get added. आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर चंद्रजीत बैनर्जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. और अब वक्त है डीएनए समरी का. आज हमने बात की इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े हर पहलुओं की. देश प्रगति की राह पर है और जीडीपी बढ़ने से नौकरियों की संभावना भी बढ़ती है. 1 फरवरी को बजट आने वाला है और इसलिए कल हम डीएनए मनी में आपको बजट से जुड़ी हर जानकारी आसान भाषा में देने जा रहे हैं. यकीन मानिए, कल बताई गई जानकारी को देखने के बाद आपको बजट समझने में आसानी होगी. डीएनए मनी देखने के लिए शुक्रिया. नमस्कार. कल